हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 6 के बारे में। यूनिट नंबर 6 था क्या, कोस्ट फंक्शन क्या होता है, और ये हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ब्लॉक नंबर 2 हम चालू कर चुके थे जहां पे हम पढ़ने वाले थे प्रोडक्शन और कॉस्ट को, और ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर भी हमारी आखिरी वीडियो होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लॉक नंबर 3 के बारे में, यानी कि कोस्ट फंक्शन को कंप्लीट करते ही हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और कोस्ट फंक्शन के ऊपर हमारा आखिरी वीडियो है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फंक्शन, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो ही बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसका लिंक मैं डाल चुका हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है, एवरेज एंड कोस्ट फंक्शन की। एवरेज और कोस्ट फंक्शन क्या होता है, और यहाँ पे एवरेज और एक चीज और ऐड कर लो, मार्जिनल। आप लोगों को याद होगा जब मैंने कोस्ट की शुरुआत करी थी कोस्ट फंक्शन के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, वहां पे मैंने आपको कोस्ट के कुछ टाइप्स समझाए थे, जिसमें इम्प्लिसिट कोस्ट भी था, एक्सप्लिसिट कोस्ट भी था, टोटल कोस्ट भी था, मार्जिनल कोस्ट भी था और एवरेज कोस्ट भी था। तो पहले बात कर लेते हैं वापस टोटल कोस्ट के बारे में। टोटल कोस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल खर्चा, टोटल कोस्ट, टोटल कितना खर्चा आया किसी भी चीज की प्रोडक्शन में, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टोटल कोस्ट बोलते हैं, जिसमें दो तरह के कोस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो TC बोल रहा हूँ, TBC और TFC। क्योंकि TC तो हमें निकालना ही है, तो TBC और TFC दोनों मिलकर क्या बनते हैं, टोटल कोस्ट बनते हैं। TFC क्या होता है, इसको बोलते हैं टोटल फिक्स कोस्ट, ऐसी कोस्ट जो फिक्स रहेगी हर यूनिट पे, है ना। और टोटल वेरिएबल कोस्ट क्या होती है, वो कोस्ट जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ, आउटपुट के लेवल के साथ साथ चेंज होती रहती है। मतलब अगर एक प्रोड्यूसर को आउटपुट लेवल बढ़ाना है तो उसे वेरिएबल कोस्ट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। आउटपुट का लेवल कम अगर हो जाएगा तो वेरिएबल कोस्ट भी कम आएगी। लेकिन टोटल फिक्स कोस्ट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका नाम क्या है, टोटल फिक्स्ड कोस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मार्कर बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसके लिए वो जो मशीनरी यूज कर रहे हैं वो क्या है, फिक्स कोस्ट है ना। चाहे वो एक मार्कर प्रोड्यूस करे, चाहे 10, चाहे 500, चाहे 5000, उसकी वो कोस्ट रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं सेंटर बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए रेंट क्या है, रेंट एक तरह का फिक्स कोस्ट है। चाहे मैं उस जगह में अब एक बच्चे को पढ़ाऊँ, 2 बच्चे को पढ़ाऊँ, 10 बच्चे को पढ़ाऊँ, 50 बच्चे को पढ़ाऊँ। शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ मैं। पता शॉर्ट रन की क्यों, क्योंकि भाई होल की कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी ना। तो इन फ्यूचर को मुझे बड़े लेवल पर एक्सपेंड करना है लॉन्ग रन के अंदर, तो मुझे एक बड़ी जगह लेनी पड़ेगी। लेकिन रेंट क्या रहता है, जनरली फिक्स रहता है। क्योंकि अगर मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगा जब मुझे रेंट पे करना है, 10 को पढ़ाऊंगा जब भी मुझे वही सेम रेंट पे करना है। आप मकान मालिक की तो आगे बोलेगा नहीं कि भाई आपके 100 बच्चे बढ़ गए हैं, आपका रेंट जो इंक्रीज कर दिया जाएगा। 100 बच्चे आ रहे हैं जब भी रेंट सेम रहेगा, 1000 आ रहे हैं जब भी रेंट फिक्स रहेगा। इसको बोलते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। और वेरिएबल कॉस्ट चेंज आता है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता रहता है आउटपुट के लेवल के साथ साथ, प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ। अब यहाँ पे समझते हैं, ये तो वही टोटल कॉस्ट की बात। एक चीज और समझते हैं, एवरेज कॉस्ट क्या होता है। पर यूनिट कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। तो कब से पूछे तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो क्या बोलोगे, पर यूनिट कॉस्ट। और जिसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, TC डिवाइड बाय क्वांटिटी। कि टोटल कॉस्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज कॉस्ट आपके सामने मौजूद हो जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन समझते हैं पहले। तो इट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये दिखाता है कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसका। एवरेज कॉस्ट फंक्शन अ फंक्शन ऑफ इनपुट वेक्टर। अब ये दो तरह ये फंक्शन होता है ना, वो होता है इनपुट वेक्टर का फंक्शन W का फंक्शन और आउटपुट Q का वेक्टर। इज डिराइव्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट फंक्शन एज फॉलोज। और ये हमेशा टोटल कॉस्ट की हेल्प से निकाला जाता है, जिसमें मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया अभी कि टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज कॉस्ट आपके सामने मौजूद हो जाएगा। कि देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला WQ के फंक्शन है ये, यानी कि वेज रेट का और एक तरह से क्वांटिटी का। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपका फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन विल डिटरमाइन द मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट। ये दिखाता है कि मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट की। अगर हम एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो गिवन द फैक्टर प्राइसेस, और फैक्टर प्राइस हमारे लिए क्या है, गिवन रहेंगे। तो ये तो हो गई इस चीज पे बात। अब समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को।
ठीक है, तो इसको चालू करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मार्कर प्रोड्यूस करने में 15 रुपया खर्चा आ रहा है और ऐसे ऐसे 1000 मार्कर बनाए गए हैं, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? टोटल खर्चा आप बोल दोगे भैया 1000 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बिल्कुल सही बात है, 15,000 रुपया खर्चा आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ एवरेज कॉस्ट कितनी आई है, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं अगर हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते। तो जैसे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी, तो 15,000 डिवाइड बाय 1000, तो 15 क्या आ जाएगी? एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। पर जनरली बिजनेसेस में ना, ये तो मैंने यहाँ पे एक तरह से सबके लिए कॉस्ट सेम मान लिया कि सब मार्कर जो है वो सेम कॉस्ट में बन रहे हैं, लेकिन जनरली बिजनेस में जो एवरेज कॉस्ट है वो डिफर करती है। मतलब हो सकता है कि कोई एक यूनिट बनाने में कम खर्चा आ गया, उसी प्रोडक्ट की दूसरे यूनिट बनाने में खर्चा बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट जो है ना पर रहता आसपास ही है, बट चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एवरेज कॉस्ट जो है वो फिक्स ही रहेगा, चाहे आप जो मर्जी यूनिट प्रोड्यूस कर लो। इसके बाद अगली चीज आती है मार्जिनल कॉस्ट। क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट? का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। जब एक बिजनेस किसी भी गुड्स का एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करती है तो उस पर एडिशनल कितना खर्चा करना पड़ा, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 की जगह यहाँ पे 1000 एक मार्कर बनाता, तो 1001 इंटू 15 खर्चा कितना होता है? खर्चा होता हमारे पास 15,015 रुपये, है ना, ये हमारा खर्चा होता। और अगर आपसे पूछूं कि मार्जिनल कॉस्ट कितना आया, एडिशनल कॉस्ट, तो आप क्या बोलोगे? 15, क्योंकि टोटल कॉस्ट 15 से राइज कर गया। और इसलिए इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का? कि TCN माइनस में TCN-1, यानी कि नए वाले इनपुट में से पुराने वाला इनपुट माइनस कर दो। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन समझते हैं। इट इज द एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट किस रेट से बढ़ रहा है एज एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, इज प्रोड्यूस्ड अ फंक्शन ऑफ इनपुट वेक्टर W, जहां पे इनपुट वेक्टर क्या है? W है, एंड आउटपुट Q है। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट को भी हम टोटल कॉस्ट से निकाल सकते हैं। अगर हम टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इज राइट फ्रॉम टोटल कॉस्ट फंक्शन एज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव कर दो उसका आउटपुट के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे कर भी रखा है कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, यानी कि MC निकालना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया टोटल कॉस्ट का Q के रिस्पेक्ट में। इट सिंपली डिटरमाइंस द मिनिमम एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, कि मिनिमम कितना ऐड किया गया है टोटल कॉस्ट में फॉर्म प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। जब एक फॉर्म एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करती है ऑफ आउटपुट गिवन द फैक्टर प्राइसेस, और जहाँ पे फैक्टर प्राइसेस क्या रहेंगे? गिवन रहेंगे। वैसे तो इन चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कॉस्ट फंक्शन का, लेकिन अब यहाँ भी समझ रहा था। और यहाँ पे मेन पता है क्या समझ रही? दो टॉपिक अब जो आएंगे ना वो मेन है। एक तो रिलेशनशिप समझनी होगी हमें AC और MC के बीच में, ठीक है। दूसरा हमें देखना पड़ेगा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले समझते हैं AC और MC के बीच में रिलेशन क्या है। अगर आप इस ध्यान से देखो AC और MC को, तो ये हमारा MC है, ये हमारा AC है, ठीक है। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि जब MC राइज करता है, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो, हाँ, तो जब MC राइज करता है, व्हेन MC राइजेस, जब MC राइज करना चालू करता है, जो कि यहाँ पे राइज ही कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है? एक मिनट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट वेट करना, इस चीज़ में एक मिनट ना डायग्राम देख लेता हूँ एक बार इसका। चलो आगे देखते हैं। हाँ, डायग्राम की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। AC से दिखाना पड़ेगा हमें इस रिलेशन को, क्योंकि MC तो लगातार बढ़ ही रहा है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। इसको MC को छोड़ दो, MC को स्किप कर दो, हम AC को देखते हैं, है ना। जब AC फॉल कर रहा है, AC फॉल्स, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो AC है, ठीक है, वो क्या है? MC से बड़ा है। AC इज ग्रेटर देन MC, ये बन गया पहला रिलेशन। जब AC फॉल कर रहा है तो AC MC से बड़ा है। दूसरी पता चीज क्या आएगी यहाँ से? फिर दूसरी चीज क्या आएगी कि जब AC इज मिनिमम, अगर AC अपने मिनिमम पॉइंट पे है, जैसे यहाँ पे AC अपने मिनिमम पॉइंट पे है, तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या? कि AC और MC बराबर हैं, AC और MC इक्वल है। तीसरा क्या होगा? अगर AC राइज करता है, इसका उल्टा, अगर AC राइज करता है, AC राइजेस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो MC है उसकी वैल्यू AC से ज़्यादा है, तो MC इज ग्रेटर देन AC। तो ये तीन रिलेशन है किसके बीच में? AC और MC के बीच में, जो आप लोगों को याद करना है, याद रखना है।
ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये चीज़ जरूर समझ गए होंगे। वैसे तो टोटल कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में मैं रिलेशनशिप पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो बस ये हो गया हमारा AC और MC में क्या रिलेशन होता है वो समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। और इसे देख भी लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी था कि भाई बस वही था कि मैं पहले MC के अकॉर्डिंग देख रहा था, पर MC तो लगातार राइज कर रहा है, यहाँ पे AC के अकॉर्डिंग देखना है आपको कि AC फॉल करेगा तो AC MC से ऊपर है, यानी कि AC MC से बड़ा है। जब AC मिनिमम है तो AC MC के इक्वल है, तो AC जब मिनिमम है तो AC MC के इक्वल है। और जब AC ने राइज करना चालू किया इस पॉइंट के बाद, तो जो AC है वो MC से क्या कुछ छोटा हो गया, तो वो देखो तीसरा रिलेशन। तो ये तीन रिलेशन बनेंगे AC और MC के बीच में, कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। अब चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है क्या यहाँ पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इज डन इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की वजह से। आप लोगों को याद होगा ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मतलब पता है क्या है, टाइम पीरियड से। शॉर्ट रन यानी कि बिजनेस का छोटा टाइम पीरियड, लॉन्ग रन यानी कि बिजनेस का एक बड़ा टाइम पीरियड। आप लोगों को याद होगा जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, क्योंकि वहीं से इसका रिलेशनशिप बन के आता है, तो शॉर्ट रन में हम सब जानते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है कि वहाँ पे हम लेबर और कैपिटल में से कैपिटल की क्वांटिटी को फिक्स सकते हैं। ये चीज़ कब होती है, शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर तो जो क्वांटिटी है वो लेबर और कैपिटल दोनों ही क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। तो शॉर्ट रन में ये चीज़ होती है, लॉन्ग रन में ये चीज़ होती है, यानी कि शॉर्ट रन में हम कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं। अब कैपिटल क्या हो गई, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग, इन सबको फिक्स रखते हैं और लेबर को इंक्रीज करके आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आउटपुट को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग रन में ऐसा माना जाता है कि अगर बिजनेस को एक बड़े लेवल पे यानी कि लंबे टाइम तक एक्सपेंड करना है तो बिजनेस को लेबर भी नए लेके आने पड़ेंगे और कैपिटल भी नए लेके आने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो शॉर्ट रन में हमने एक मशीनरी इंस्टॉल करी, तो उस मशीनरी पे मैं 10 बंदे को भी काम पे लगा सकता हूँ, 20 को भी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, 50 को भी काम पे लगा सकता हूँ। यानी कि शॉर्ट रन में तो अपने बिजनेस को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा लेबर लगाऊंगा वो उस मशीन पे ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा आउटपुट जनरेट होगा। लेकिन उस मशीन के होने पर कैपेसिटी ना, मान लेते उस मशीन की कैपेसिटी 100 बंदों की है, तो उसमें 100 बंदे इन्वॉल्व हो गए। अगर मुझे अब आउटपुट को 100 और ज़्यादा बढ़ाना है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा इंप्लॉइज रहेंगे, तो मैं उस मशीन पे और ज़्यादा इंप्लॉइज नहीं लगा सकता, और ज़्यादा लेबर नहीं लगा सकता। अब मुझे दोनों चीज़ इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब मुझे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए एक नई मशीनरी लगानी पड़ेगी, है ना। जहाँ पे मैं एक नई मशीनरी लगाऊंगा, उस नई मशीनरी पे क्या करूँगा, और लेबर्स को लेके आऊँगा, जिसके जरिए प्रोडक्शन को इंक्रीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट रन में तो हम लेबर को इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन को, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का पूरा कर्व, तो मैं आपको समझाता भी हूँ कि उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि जब हम स्टार्टिंग में लेबर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन जो है या फिर जो आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और फिर गिरना शुरू कर देगा, क्योंकि उस मशीन की कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा लेबर ताकि उस पर काम कर सके। तो उसके लिए हम जो है लगातार सिर्फ कैपिटल को फिक्स रख के लेबर को बढ़ा के आउटपुट का लेवल नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो शॉर्ट रन में क्या हुआ, हम जानते हैं कि भाई जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे मैं जितना मर्जी आउटपुट प्रोड्यूस कर लूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, लेबर की कॉस्ट इंक्रीज होगी जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में आपको कैपिटल भी नहीं लगानी पड़ेगी और लेबर्स भी नहीं लेके आने पड़ेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ, होता है कहीं किसी बिजनेस के अंदर नया प्लांट लेना पड़े, नई बिल्डिंग लेनी पड़े, नई मशीनरी लेनी पड़े, और उसके बाद जाके वो नई लेबर को लगा के प्रोडक्शन को एक बड़े लेवल पर राइज कर सकते हैं। लेकिन किसके अंदर होता है, लॉन्ग रन के अंदर। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि शॉर्ट रन में जो मेन कॉस्ट है वो किसके ऊपर आती है, कैपिटल कॉस्ट तो एक ही बार आएगी, मशीनरी एक ही बार लेके आऊंगा, लैंड एक ही बार लूंगा, बिल्डिंग एक ही बार लूंगा शॉर्ट रन के अंदर, और लेबर के ऊपर आने वाली कॉस्ट लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि मैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए लेबर को बढ़ा रहा हूं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, अगर मैं लॉन्ग रन कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो लॉन्ग रन में लेबर के ऊपर भी खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि नई नई लेबर सारी है, और जब मैं नई नई मशीनरी इंस्टॉल करूंगा, नया लैंड लूंगा, नया प्लांट लूंगा, नई मशीनरी लूंगा, तो उस केस में कैपिटल के ऊपर भी खर्चा बढ़ जाएगा। यानी कि लॉन्ग रन में दोनों कॉस्ट इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी और
फिक्स कॉस्ट भी, लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट राइज करता है, फिक्स कॉस्ट राइज नहीं करता। तो आप लोगों को उम्मीद है ऐसे क्लियर हुआ होगा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वैसे हम इस चीज को न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी देखने वाले हैं, वो सब देखेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है, कॉस्ट फंक्शन फिनिश कर चुका हूं मैं। ठीक है, उम्मीद है आपको कोस्ट में किसी प्रकार डाउट नहीं बचा है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 यानी कि ब्लॉक नंबर 3 के बारे में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का इग्नू में सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। और जो भी बच्चे कॉलेज डेटा पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट बच गया हो, किसी भी तरह की दिक्कत रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोज़ में, फिर आने वाले टॉपिक्स में। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।